दी हुई है कि हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है, तो वी कैन इजीली प्लॉट के जो हमने उसका स्कैटर प्लॉट एक बना दिया। ठीक है। तो इसलिए डाटा टाइप के मतलब इसी तरह से न्यूमेरिकल अगर डाटा है, क्योंकि जैसे इसमें कार स्पेस के डाटा फ्रेम में ये एक न्यूमेरिकल डाटा है, राइट। तो इसका मीन भी निकाल लिया मैंने। अगर यहाँ पे कोई कैटेगोरिकल डाटा होता तो मेरे लिए मीन निकालना मुश्किल था। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको मैं से ओपन करती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है कि मेयर ऑफ सेंट्रल टेनेंसी। ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या आइडिया है? स्लाइड नहीं शो हो रही है। हाँ, जगह मैं भी शेयर करती हूँ, लेकिन मेयर ऑफ सेंट्रल टेनेंसी के बारे में कोई आइडिया है आपको? एनीवन? मैम पढ़ी तो हुई है लेकिन अभी ना आ नहीं रही जेहन में। ये टॉपिक पढ़े थे मैंने पहले सर। हम्म, चलो इसको देखते हैं। ओके, सो मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली ये हमें इस चीज़ का आइडिया दे रही होती है कि एक मतलब ज़्यादा डाटा किधर किस वैल्यू के अराउंड सेंट्रलाइज है, राइट। तो हम हमें जब ये पता होगा तो हम इसको मेयर कर सकते हैं इजीली। हम सेंट्रल टेंडेंसी अगर मैं मेयर कर रही हूँ तो इसके लिए जो इसके मैट्रिक्स हैं जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? इट कैन बी लाइक के मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हम मीन, मीडियन या मोड को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब इसको कैसे मेयर करते हैं और कैसे, फॉर एग्जाम्पल के फर्स्ट करें कि उसने डाटा एक मैमल स्लीप डाटा दिया हुआ है। ठीक है, यानी उसने मल्टीपल जो मैमल्स है ना इसमें, ठीक है, उनके नेम लिखे हुए हैं, जीनस है, और वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है या ओमनिवोर है, उसकी ईटिंग हैबिट का बताया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा न्यूट्रॉन स्लीप साइकिल है, यानी स्लीप डाटा है कि वो कब सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, कब वो उठते हैं। ठीक है, उनका वेक टाइम कितना है। ठीक। तो ये उन्होंने डाटा जो है ना स्लीप डाटा दिया हुआ है मैमल्स का। अब इसमें मुझे अगर ये पता करना है कि यूजली लाइक कि कितने घंटों के लिए जो है मैमल्स सोते हैं। ठीक है। तो मुझे अब इसके अराउंड लाइक मुझे डाटा को मैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इसकी देख सकती हूँ कि मुझे आवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि जो सेंट्रल वैल्यू है, फिर मुझे वो डेफिनेटली पता करनी पड़ेगी कि ताकि मुझे आइडिया हो सके कि ज़्यादातर मैमल्स जो है वो कितने किस घंटे के अराउंड ज़्यादा उनकी स्लीप आवर है। ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास मीन मीडियन मोड जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने फर्ज करें जस्ट अभी डिस्ट्रीब्यूशन देख के बताई है कि हिस्टोग्राम मैंने प्लॉट किया और मैंने देखा कि मैमल्स के जो आवर्स ऑफ स्लीप है उसको मैंने काउंट प्लॉट ले लिया। ठीक। अब हिस्टोग्राम का हमें आइडिया है कि हिस्टोग्राम क्या करता है। जस्ट जो हमारे पास वैल्यूज गिवन थी ना आवर्स की, उसने उनकी बिनिंग की है। उसने हर जो जितने भी घंटे में लाइक वैल्यूज हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन थी, यहाँ पे कॉलम छोड़ा के आवर्स ऑफ स्लीप की जो भी वैल्यूज गिवन थी उसने ऑटोमेटिकली उनकी रेंजेस बना ली। ठीक है। ईच रेंज इज नोन एज बिन। ठीक है। ये बिनिंग उसने की है, ग्रुपिंग कर दी है यानी। ठीक। और हर ग्रुप में जितना वैल्यू उसकी फाउंड करती थी डाटा में उसको इधर डाल के उसका काउंट एक दे दिया, राइट। वी नो इट। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता चल रहा है कि ज्यादातर जो वैल्यू है वो किसके अराउंड है, किस रेंज में है। मैम 8 से 10। यस। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई है वो यानी जो बाढ़ की लेंथ है वो 8 से 10 में ज़्यादा, यानी और या फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो ये 12 वाले के साथ भी जाता है कि यानी 8 से 12 में जो स्लीप आवर्स है, मतलब ज़्यादातर जो मैमल्स हैं उनके स्लीप आवर्स 8 से 12 आवर्स तक है। सो इस तरह से मुझे एक सेंट्रल पॉइंट पता चल रहा है। ठीक है, हिस्टोग्राम को देख के। तो इसी तरह से मैं इसमें जो है मीन भी निकाल सकती हूँ। ठीक है। अब वो ही सेम चीज़ जैसे हिस्टोग्राम में मैं बता रही थी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो
मैं यहाँ से सेंट्रल टेंडेंसीज की फाइंड आउट कर सकती हूँ, मीन, मीडियन या मोड से, कि टिपिकल वैल्यू क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ से मुझे रेंज तो हिस्टोग्राम से आइडिया हो रहा है। ठीक है, कि 8 से 12 तक की बनती है तकरीबन, लेकिन टिपिकल कोई वैल्यू एक हो जो कि रिप्रेजेंट करे उस डाटा को। ठीक है, तो उसके लिए मुझे फिर मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालते हैं? विनो के जितनी वैल्यूज हैं उसमें, ठीक है, उनको ऐड किया और उनके टोटल नंबर से उनको डिवाइड कर दिया, तो हम उसका मीन निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे उसने स्लीप टोटल के सारे कॉलम में से वैल्यूज को ऐड किया और टोटल से डिवाइड किया, 83 वैल्यूज थी। ठीक, तो जब उसने मीन लिया 10.43, यानी कि जो मैमल्स का एवरेज आवर टाइम है, ठीक है, वो ये रहता है 10.43 घंटे बनते हैं, राइट, आवर्स बनते हैं। अब उसी चीज़ को, जो ये पूरा फॉर्मूला है, ऑफ कोर्स हम फंक्शंस यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज के, तो numpy में np डॉट मीन का फंक्शन है। ठीक, तो जब भी हमने मेयर करना होगा, हम सिर्फ ये करेंगे कि np डॉट मीन, ठीक है, फंक्शन कॉल किया और उसमें से अपना जो डाटा सेट है, जैसे इसमें डाटा फ्रेम का नेम था एम स्लीप, और डाटा फ्रेम के अंदर हमें किस कॉलम का मीन चाहिए, हमने जिस वो पास करवा दिया। ठीक है, मैं इसे डायरेक्टली अगर कॉलम नेम पास करवाऊंगी तो उसको नहीं पता चलेगा कि किस डाटा फ्रेम के कॉलम की मैं बात कर रही हूँ, जब तक मैं पहले उसकी लोकेशन कॉलम की बताने के लिए पहले मुझे डाटा फ्रेम पहले बताना पड़ेगा, राइट। सो ये हो गया, यहाँ तक तो इजी था। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन है सो स्टिल यू कैन आस्क। नो मैम। ओके, सो अब इसी तरह से अब दूसरा जो सेंट्रल एजेंसी का मेयर है वो कौन सा है? जैसे ये हमने मीडियन। मीन की बात की, यस दैट्स गुड। तो दूसरा वाला जो था सेकेंड वन, विच इज मीडियन, तो उसमें क्या है कि सेम उसी तरह से अब मीडियन निकालते हैं तो हमें पता है कि पहले हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को लेके आना होता है, फिर हम उसमें देखते हैं कि सेंटर पॉइंट क्या है। ठीक, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी का कि कोई एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्पेसिफिक। हिस्टोग्राम में रेंज आ रही थी, लेकिन हम जितने भी मेयर्स ऑफ सेंटर यूज कर रहे हैं उसमें हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू निकल आएगी जो कि पूरे के डाटा को रिप्रेजेंट कर सकती होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मीडियन है, तो मैंने क्या किया, उसकी वैल्यूज को सॉर्ट किया। ठीक है, उसमें से जो मिड वैल्यू है उसको नहीं लिया। ओके, अब उसने यहाँ पे पहले क्या किया, उसने मैन्युअली करने की कोशिश किया कि उसने सॉर्ट किया, और फिर उसके बाद उसने देखा कि अगर मेरे पास इतनी टोटल वैल्यूज हैं, तो उसमें से जो 41 इंडेक्स वाली वैल्यू बनती है मेरे पास वो मीडियन है। ठीक है, यानी टोटल लाइक 84 वैल्यूज हैं टोटल शायद, राइट। तो उसमें से उसने 84 टोटल वैल्यूज हैं, तो उसने उस हिसाब से देखा कि जो 42nd पे वैल्यू आ रही होगी ना, वो वाली वाली नहीं है, तो उसके लिए इंडेक्स जो है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं, तो उसने उसको 41 लिखा है ताकि वो इंडेक्स 42 पे यहाँ पे जो वैल्यू है उसको अ, करवा सके प्रिंट। ठीक, तो बहरहाल यहाँ पे उसकी मीडियन वैल्यू उसने मतलब खुद इंडेक्स फाइंड आउट करके उसने प्रिंट करवाई है। लेकिन इसका करने का एक डायरेक्टली वे जो numpy के थ्रू है, हमें पता है कि जैसे हमने मीन फाइंड आउट किया था वैसे ही हम फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। तो हम यही यूज़ करेंगे कि np डॉट मीडियन, ठीक है, और अगेन वही जैसे डाटा फ्रेम पहले पास करवाए थे वैसे ही इसमें भी उस डाटा फ्रेम के अंदर से जो स्पेसिफिक कॉलम का मीडियन निकालना वो पास करवा दिया, तो हमारे पास 10.1 वैल्यू आ गई। ठीक है, जैसे कि हम खुद सॉर्ट करके उसे इंडेक्स दे रहे हैं, उसने खुद ही ऑटोमेटिकली इसको कर लिया। सो दैट्स वन वे। ओके, और एक और था जो हमें पता है कि मोड, यानी जो कोई भी जो हमारे पास कॉलम में फ्रीक्वेंटली वैल्यूज आ रही है ना, ठीक है, उसने उसको बता देना कि ये भी एक हमें जो फ्रीक्वेंट वैल्यू जो एक स्पेसिफिक आ रही है मोड की, वो बेसिकली क्या होगी, वो भी हमें सेंट्रल टेंडेंसी ही बता रही है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल वैल्यू क्या बनेगी। अब जैसे यहाँ पे उसने वैल्यू काउंट से एक फंक्शन हम यूज करते हैं, हमने पहले भी बड़ी दफा यूज किया कि वैल्यू काउंट के फंक्शन से हमें पता चल जाता है कि कितनी कितनी दफा वो वैल्यू रिपीट हुई हुई है। ठीक, तो उसने उसमें वैल्यू काउंट्स करके उसे आइडिया होगा कि सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी हुई हुई है। फर्ज करें
स्लीप टोटल के कॉलम में लेके हर्बीवोर 32 है, ओमनिवोर्स वाले जो थे वो 20 हैं, कार्निवोर्स वाले 19 और इंसेक्टिवोर्स 5 है। तो अब इसमें पता चल गया कि ज़्यादा वैल्यू हर्बीवोर की आ रही है 32। ठीक। लेकिन मैं अगर इसमें वोर के कॉलम का डायरेक्टली मोड निकालना चाहूँ वैल्यू काउंट्स की बजाय, तो मैं इस तरह से भी सिर्फ क्या करूँगी, इस टाइम पे इसने क्या किया है कि इसने इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स करके, स्टैटिस्टिक्स की एक अलग से लाइब्रेरी है। ठीक है। तो उसने उसमें से भी लाइक मैं डायरेक्टली मोड, उसने स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड करके अगेन वही वैल्यू सीधा दी है कॉलम की, और हमें पता चल गया कि जो वोर का कॉलम है हमारे पास, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, हर्बीवोर। हर्बीवोर के मैमल्स सबसे ज़्यादा है। ठीक। सो ये मीन मीडियन मोड, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंटली जो वैल्यूज आती हैं वो किस तरह से हम उन्हें देखते हैं। और मोड के लिए जैसे मैंने पहले भी बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि अब ये देखें, जब वैल्यू कौन से देखें तो आपको आइडिया हो होगा कि वोर का जो कॉलम है इसमें किस तरह का डाटा टाइप है यहाँ पे। यानी इसमें इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं, हर्बी, ओमनी, कार्नी, इंसेक्टी। ऑब्जेक्ट टाइप। यस, लेकिन मतलब वो बात है तो सब्जेक्टिव की है, लेकिन वैसे डाटा कौन सा है, हमें पता है कि कैटेगोरिकल डाटा बनता है, राइट। ये कैटेगोरिकल डाटा, अगर ऐसा कोई जी। कॉलम मेरे पास है जिसमें हर्बी, ओमनी, कार्नी लिखा हुआ है तो ये कैटेगोरिकल है। तो हमारे पास इस तरह के जो कैटेगोरिकल डाटा, हमारे पास उनके लिए चॉइस भी यही होती है कि ज़्यादातर हम स्टार्स जो इसमें सेंट्रल मेयर फाइंड आउट करते हैं वो मोड ही होता है, क्योंकि इस तरह के डाटा पे मैं मीन मीन या मीडियन नहीं निकाल सकती। ठीक। ओके। अब इसके अलावा, अब हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन व्हाट इफ के अगर कोई आउटलाइड हो हमारे डाटा सेट के अंदर। ठीक है। जैसे कि अ, मैंने यहाँ पे उसने एज एन आउटलाइन डाला हुआ है इंसेक्टी को, राइट, के कोई वैल्यू है जो कि सबसे हट के ज़्यादा मतलब आ रही है। अब उसने यहाँ पे वॉर में एक इंसेक्टी का कॉलम लिया, राइट। ये सारे कॉलम्स मतलब ऐसा सारा डाटा उसने देखा है जिसमें इंसेक्टी की रोज थी। ठीक है। तो हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज आई हैं जिनमें इंसेक्टिवोरस, मतलब इंसेक्टिवोरस का मैमल्स का डाटा है। ठीक। यानी ये वॉर के कॉलम में से सिर्फ उसने वो रोज ली है जिनमें इंसेक्ट ही है। ठीक। ये वाला कॉलम होगा और उसका सारा डाटा उसने स्टोर करवा दिया, उसकी रोज प्रिंट करवा दी है। अब इसमें से वो क्या कर रहा है, उसने एक जो आउटलायर डाला है यहाँ पे, वो ये डाला है कि उसने एक ऐसा डाटा ऐड किया है जिसमें मैमल जो है बिल्कुल ही नहीं सोता। ठीक है। यानी कि अब पहले तो वैल्यूज आ रही थी, ठीक है, कोई ना कोई आर की, लेकिन उसने एक ऐसा वैल्यू ऐड कर दिया है बिल्कुल आउटलायर है, जो कि बिल्कुल बाकी सारी वैल्यूज की जो रेंज आ रही है ना स्लीप टोटल, उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है। ओके, अगर मैं ऐसा ऐड करूंगी आउटलायर, तो मीन या मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा उससे, क्या क्या फर्क आएगा मीन या मीडियन पे, अगर मैंने कोई एक वैल्यू भी ऐसी ऐड कर दी है जो कि आउटलायर है और जो नॉर्मल ट्रेंड वैल्यूज हैं उसे हट के है। मैम, अगर हमारे पास लार्ज डाटा सेट है तो एक दो वैल्यू से तो नहीं फर्क पड़ेगा, अगर हमारे पास आउटलायर्स ज्यादा है तो उनसे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन इतना लार्ज डाटा सेट नहीं है ना, लाइक हमने देखा है 80s तक की जा रही है रोज। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। पॉइंट्स में मैम थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं मेरे ख्याल में पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ेगा। ओके। ठीक। चले देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है जब इसने एक ऐसे बीच में रो ऐड कर दिया है, जो कि उसमें स्लीप वैल्यू जीरो, लाइक वो कभी भी सोता ही नहीं है। ठीक है। अब उसने क्या किया कि एक, ओके, इसने यहाँ पे पहले
अब वही वॉर वाले कॉलम में से इंसेक्टी देखा, ठीक है, और स्लीप टोटल, ठीक है, यानी इन जो वॉर के कॉलम की, वो आप देख रहे हैं कि जिसमें सिर्फ इंसेक्टी वॉर्स हैं, उनका स्लीप टोटल की मुझे मीन या मीडियन बताया। ठीक है, यानी ये जो एग्रीगेट का फंक्शन है, ये हम किस लिए यूज करते हैं? जब हमने एक से ज्यादा फंक्शंस आगे इकट्ठे परफॉर्म करवाने हो, ठीक है, तो हम एग्रीगेट का फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो यानी मीडियन और मोड उसने इकट्ठे एक ही दफा, मीडियन और मीन उसने इकट्ठे एक ही बारे में कह दिया कि मुझे शो करवा दे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे उसने एग्रीगेट का फंक्शन यूज किया, और वो शो किस लिए करवा रहा है? वो इंसेक्टी वर्ड्स वाले जो वर्ड के अंदर कॉलम है ना, ठीक, वर्ड कॉलम के अंदर इंसेक्टी वर्ड्स वाली रोज है, सिर्फ उसकी थ्री पार्ट्स को वो मीन या मीडियन निकाल रहा है। ठीक है, तो अब इसका डाटा में कैसे पता चलेगा? ओके, अब उसने यहाँ पे बताया हुआ है 16.53 और 18.9। ये उसने भी बताया है कि इंसेक्टिवोर्स का फिलहाल के लिए मीन और मीडियन इतना है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्या कर रहा है? और राइट, अभी तक हमने देखा था कि उसने भी ऐड नहीं किया जीरो वाली वैल्यू, राइट। अभी उसने सिर्फ हमें इंसेक्टिवोर्स के अंदर वोर वाले कॉलम का मीन और मीडियन बताया है, ठीक है, कि इतनी वैल्यू आ रही है 16.53 और 8.9। अब नेक्स्ट आगे वो, वन सेकेंड, हाँ जी, उसने यहाँ पे एक वैल्यू ऐड की है मिस्ट्री इंसेक्टिवोर्स के नाम से। ठीक है, और उसकी उसने वैल्यू आवर्स में बताई है 0। तो पहले सिर्फ ये वाली पहली वाली रोज थी, ठीक है, 22 से 67 वाले इंडेक्स की। अब 84 पे उसने एक नई रो ऐड करवाई, यानी 83 टोटल रोज, तो उसने 84 पे एंड पे एक रो ऐड करवाई है, जिसका भी बोर्ड के कॉलम में इंसेक्टिव इंसेक्टी लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके स्ट्रीम टोटल के कॉलम में 0 लिख दिया, यानी कि होता ही नहीं है ये ऐसा मैम वाला मिस्टीरियस। तो पहले जब ये नहीं ऐड था, तो तब हमने मीन और मीडियन निकाला था, तो वो 16.53 18.9। लेकिन अगर हमने अब ऐड कर दिया है, ठीक है, तो अब क्या वैल्यू आएगी? अब अगेन वही फॉर्मूला लगाया है, तो अब कुछ वैल्यू ये आई है 16 की बजाय 13.5, 16.5 की बजाय 13.2, और मीडियन जो है वो 8.9 से 18, सॉरी 18.9 से 18.1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू में चेंज आया, इससे क्या समझ आ रही है ना कि एक आउटलाइन ऐड हुआ था सिर्फ, हमने सिर्फ एक ही ऐड किया है यहाँ पे, 0, सिर्फ एक ही रो ऐड की। सो असल में इस केस में जो मेरा स्पेसिफिक, मतलब मैं जिस सबसेट को ले रही हूँ डाटा फ्रेम में से, वो इंसेक्टी का था ना, तो उसमें ऑलरेडी है ही सिर्फ 4 रोज थी। ठीक है, तो 4 रोज थी बेसिकली इसमें, अगर मैं ओवरऑल टोटल 83 रोज में से देखूँ, 82 जितनी भी बनती हैं, तो उसमें से सिर्फ 3 रोज मेरे सबसेट की थी, जिसका मैं मीन या मीडियन निकाल रही हूँ। तो अब वो 3 से 4 जो पहली रोज थी, उसमें से मैंने पांचवी रो ऐड की है ये, तो उसकी वजह से आउटलायर का डिफरेंस आएगा, और वो वाजिया हमें पता भी चलेगा। ठीक है, तो हमारी अब जो अ, मैंने मीन और मीडियन निकाला, मुझे पता चला कि मीन इतना, तो अब इसमें ज्यादा चेंज किस में आया है वैसे, अगर हम इन मीन दोनों में। में देखें? यस मीन डेफिनेटली, में। यस, मीन में ज्यादा चेंज आया। तो मीन में क्यों ज्यादा चेंज आया? हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया वो पहले भी। वो जीरो। जी वो एंड पे एक वैल्यू जीरो ऐड किया, वो तो जी, नहीं एक नहीं वो बात, डिवाइडेड 5 था हमारे पे। हाँ जी, नहीं वो बात आपकी ठीक है कि हाँ, हमने यहाँ पे एक खुद से एक आउटलायर वैल्यू ऐड की थी, तो अब हमने देखा तो मीन और मीडियन चेंज आया। लेकिन मीडियन मीडियन में इतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हमने देखा कि 18.9 से वो सिर्फ 18.1 हुआ है, यानी पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस आया। ठीक है ना, 8.8 वैल्यू में चेंज आया। ठीक है, 0.8 कम हो गया उसका। लेकिन यहाँ पे मीन में बहुत ज्यादा चेंज आया। वहाँ वो सम जो था वो 4 से डिवाइड होता था, यहाँ 5 से हम होना था मीन में।
हाँ जी, वो भी कैलकुलेशन अगर आप देखें तो हाँ ये भी फर्क है। तो लेकिन एक और चीज़ मैंने पॉइंट एक ऐड किया हुआ था, बताया हुआ है। अ, वो ये है कि मीन का मैंने बताया था कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से सेंसिटिव है, राइट। ये हमने ईडीए वगैरह वाली साइड पे भी तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर मैं मीन अप्लाई करती हूँ ना, मतलब मैं कोई एक्सट्रीम वैल्यू ऐड करती हूँ, जैसे यहाँ पे आउटलायर वो एक एक्सट्रीम वैल्यू थी जो कि ज़ीरो है, ठीक है, बाकी सबसे हट के ही वैल्यू आई है। ओके, सो यहाँ पे पहले 19 19 और 18 और 8 चल रही थी ज़्यादा ज़्यादा वैल्यूज। ज़ीरो बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यू है, जो मैंने आउटलायर ऐड किया है बिल्कुल ही दूसरी साइड पे है, वो बिल्कुल उस ट्रेंड के अंदर नहीं आ रही, उस रेंज में नहीं आ रही। तो सो दैट्स वाई इसमें मैं ये कहूँगी कि ये एक बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यू थी, ठीक है। तो जब भी एक्सट्रीम वैल्यू ऐड होती है तो जो हमेशा मीन होता है ना वो शिफ्ट कर जाता है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली जिस साइड पे एक्सट्रीम वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी अब ज़ीरो थी ना एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, फर्ज करें कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू होती आ, यहाँ पे फर्ज करें कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है, मतलब ये मेरा एक ग्राफ जा रहा था 3 आवर्स का, ठीक, और यहाँ पे काउंट है, और यहाँ पे जो इसके पहले वाला मीन था वो ये था, सही। अब जो यानी ये 13 समथिंग था, और यहाँ पे मीडियन है, मीडियन को फिलहाल मैं छोड़ देती हूँ। फिलहाल हम जो उसमें उसको देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू ऐड किया ज़ीरो वो इस साइड पे है, राइट। तो पहले 13 था, और ज़ीरो जो मैंने एक्सट्रीम वैल्यू ऐड की वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो जो मीन है ना वो क्योंकि इन्फ्लुएंस होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, तो वो भी लेफ्ट साइड पे ही नेक्स्ट, जब मैं जैसे ही मैंने एक्सट्रीम वैल्यू ऐड की तो वो भी मूव कर गया और लेफ्ट साइड पे ही गया, ठीक है। तो वो यानी पहले सॉरी 16.5 था पहले, तो जैसे ही मैंने आउटलायर ऐड किया, मैंने एक्सट्रीम वैल्यू ज़ीरो की ऐड की, तो वो ज़ीरो की तरफ मूव कर गया 13, पीछे हो गया ज़्यादा, सही 13.2। अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे ज़ीरो की बजाय मैं कोई एक्सट्रीम वैल्यू ऐड करती 100, ठीक है, तो उस केस में क्या होना था। राइट साइड पे इसने टिल्ट करना था। यस दैट्स गुड, कि उसने फिर उस केस में राइट साइड पे मूव कर जाना था। सो दैट्स द मेन डिफरेंस, कि जो मीन है मीडियन में इतना फर्क नहीं पड़ता, मीडियन तकरीबन थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होता है, लेकिन मोड जो है ना वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस उसमें आता है, ठीक। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, जैसे उसने भी यही यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि अब हमें इसलिए जब भी मैं सेंट्रल टेंडेंसी में कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर उसमें एक्सट्रीम वैल्यू है तो क्या मुझे मीन लेना चाहिए या मीडियन लेना चाहिए, क्योंकि फिर मीडियन कम इन्फ्लुएंस होगा तो फिर जाहिर बात है वही प्रेफरेबल होगा ओवर मीन। अब जैसे यहाँ पे उसने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम में मीन और मीडियन कुछ इस तरह से थे, रेड वाला मीडियन है, रेड लाइन, और मीन क्या है, ब्लैक लाइन, ठीक। लेकिन जैसे ही उसने यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू ऐड की तो बेसिकली क्या हुआ है, स्क्यूनेस हो गई है डाटा के अंदर भी। हिस्टोग्राम पहले नॉर्मल थोड़ा सा था, ठीक है, नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व थोड़ी सी बन रही है उसकी, राइट, लेकिन स्क्यूनेस ऐड हो गई यहाँ पे। स्क्यूनेस किस वजह से ऐड होती है, जिस तरफ मीन जा रहा होता है ज्यादा, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ उसी साइड पे स्क्यूनेस ऐड हुई है। जैसे अगर यहाँ पे ये वाला लेफ्ट स्क्यूड है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम टेल को देख के स्क्यूनेस को डिसाइड करते हैं। सो इस केस में बिकॉज जो टेल है वो है यहाँ पे, जो टेल है ये लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए ये लेफ्ट स्क्यूड है, पीक को नहीं देखना, टेल को देखना है। सो ये लेफ्ट स्क्यूड वाले में जो मीडियन है, अब
वो जिस तरफ स्क्यूनेस थी ना, यानी जिस तरफ एक्सट्रीम वैल्यू कोई भी एक मैंने ऐड की है, तो जो मीन है वो हमेशा स्क्यूनेस की तरफ ही है। ठीक है, यानी अब मीन पी देखो तो मीडियन की निस्बत मीन लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि स्क्यूनेस लेफ्ट साइड पे है। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे राइट में जो जिस तरफ टेल है, ठीक है, राइट साइड पे टेल है, तो मीन भी अब यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे मीन की लाइन जो है वो राइट साइड पे ज्यादा है मीडियन की निस्बत। सो सिक्योरनेस बेस पे मीन भी वैसे ही जो है वो शिफ्ट हो जाता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है बहुत ज्यादा जिस तरफ एक्सट्रीम वैल्यू कोई आ जाए। गॉट इट? मैम ये सॉरी, ये स्क्यू का थोड़ा सा। ओके। सो बेसिकली यूजली जो हो रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं नॉर्मल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी टाइप्स की होती सकती हैं, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है? वो सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारे जो डाटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से अरेंज है या स्प्रेड हुई हुई है। तो ये जैसे पहले था, ये बेल शेप्ड कर्व थी पहले सिर्फ, ठीक है, जब मैंने आउटलायर ऐड नहीं किया था, तो इस तरह से कर्व बन रही थी। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी जो बेल शेप्ड होती है। लेकिन जैसे ही मैंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि मतलब किस तरह से वैल्यूज स्प्रेड हुई है, राइट, किस तरह से वैल्यूज हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें कोई एक्सट्रीम वैल्यू ऐड की, ठीक है, तो अब डाटा सारी बात है उसी दिन प्लॉट हो जाएगा जैसे एक्सट्रीम वैल्यू दी है। तो अगर मैंने कोई वैल्यू दी है तो यहाँ पे या तो वो लेफ्ट राइट स्क्यूड हो जाएगा, यानी जो कर्व थी सेंटर से हट जाएगी, या तो वो पीक वैल्यू लेफ्ट राइट साइड पे चल जाएगी, या फिर पीक वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो उस पे फिर अब मैं कहूँगी कि क्योंकि जो पीक वैल्यू वो सेंटर से हट गई है, ठीक है, तो अब मैं कहूँगी कि ये स्क्यूनेस आ गई है, कि सेंटर से वैल्यू हट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पीक बिल्कुल अगर देखा जाए जैसे यहाँ पे ये सेम वही चीज़ ड्रा की हुई है, तो पीक वैल्यू अब बिल्कुल राइट साइड पे चल गई है। ठीक है, तो मैं ऐसे कहूँगी ये लेफ्ट स्क्यूड है। और यहाँ पे पीक वैल्यू या जो वैल्यू है वो बिल्कुल और जो है लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो फिर मैं ऐसे कहूँगी कि ये राइट स्क्यूड है। मैं आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्यूनेस को टेल को यूज करूंगी, ये टेल लेफ्ट साइड पे है तो ये लेफ्ट स्क्यूड है, और टेल राइट साइड पे है तो राइट स्क्यूड है। इज इट क्लियर? जी मैम। आई होप ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया हो, लेकिन ये बार बार भी काफी दफा यूज होंगे। अगर अगर कोई कंफ्यूजन अभी रह भी गई है तो वो लेटर ऑन यूज हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगी, तो बार बार ये यूज होने ही होने हैं। ठीक है, सो अब इसकी प्रैक्टिस जरा करते हैं। ठीक है, इसी के कोड की जो एक्सरसाइज इन्होंने भी यूज़ की हुई है तो वही हम यूज़ करेंगे। तो आई विल एक्चुअली आस्क यू गाइस कि किस तरह से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस तरह आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी। सर जस्ट डू इट। ओके, सो बेसिकली एक हमारे पास गिवन है फूड कंजप्शन का डाटा सेट। ठीक है, और हमने जो भी मीन मीडियन और मोड को देखा है ना, तो हम इसमें से देखेंगे कि किस तरह से हम सबसेट लेके मीन मीडियन या मोड निकालते हैं वैल्यू में से। सो यहाँ पे ओवरऑल उसने क्या दिया हुआ है, हमारे पास है फूड कंजम्पशन का डाटा सेट है। ठीक है, और उसने हमें ये कहा है कि उसमें हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है कि कितनी एक पर्सन फूड किलोग्राम में कंज्यूम करता है हर कंट्री वाइज। ठीक है, वो उसने हमें बताई हुई है। ओके, सो अच्छा, किसी को आइडिया है कि इसकी थिकनेस? अच्छा, ये यहाँ पे है तभी। ओके, चले, अब ठीक हो गया। राइट, तो यहाँ पे उसने बताया कि किलोग्राम में फूड जो वो कंट्री वाइज लोग हर हर जो पर पर्सन कितनी यूज होती है, उसने कंजम्पशन का कॉलम एक दिया हुआ है फूड कंजम्पशन के डाटा सेट के अंदर। ठीक है, तो और मैंने उसमें से फाइंड आउट करना है कि कार्बन का फुटप्रिंट का एक अलग से जो ऑप्शन है ना वो गिवन है। ठीक है, तो मैं उसमें से अब सबसेट देखूंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये किस तरह से मुझे कह रहा है उसमें कितने कॉलम मेजर्स हैं। एक कंजम्पशन का कॉलम जो कि बता रहा है कि पर पर्सन कितने की केजी हर कंट्री वाइज ले रहा है कोई पर्सन। ठीक है, और और वो उसकी वजह से कार्बन एमिशन कितनी हो रही है।
ठीक है। तो उसका एक अलग से कॉलम है, ये दो कॉलम्स यानी सिग्निफिकेंट उसने बताया। अब उसने जो एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली हमारी वो ये है कि उसने कहा है कि जो हमारे पास फूड कंजम्पशन का कॉलम है, जो मैंने यहाँ पे सीएसवी में डाउनलोड भी किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो मैंने अब इसी डाटा सेट को लेना है, ठीक है, फूड कंजम्पशन के डाटा सेट को सीएसवी में। और मेरा क्या काम है कि मैंने दो कंट्रीज उसने मुझे बताया है, बेल्जियम का और यूएसए का। ठीक है, उसने कहा कि बेल्जियम और यूएसए में जो उनका पैटर्न है ईटिंग का, फूड कंजम्पशन का, मैंने उसमें से इंसाइट्स निकालनी है। लाइक अब कंट्री बहुत सारे हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड डाटा था, तो मैंने सिर्फ बेल्जियम और यूएस को देखना है। ओके। सो एज यूजुअल हम लोगों ने जो मेन लाइब्रेरीज थी उनको इंपोर्ट करवा लिया, और उनके पर्टिकुलर जो एब्रीविएशंस हैं वही यूज़ करेंगे बिकॉज वो स्टैंडर्ड चल रहा है। नंपाई के लिए एनपी, पांडास के लिए पीडी और मैटप्लॉटलिब के लिए बीएलटी। उसके बाद हम लोगों ने जब लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवा लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा फाइल्स को रीड करना था। तो हमारे पास ये फूड कंजम्पशन का जो डाटा सेट है वो मैंने पी डी डॉट रीड सी एस वी से अपनी फाइल का नेम दिया, क्योंकि उसी फोल्डर में सेव करनी है जिस फोल्डर में हमारे पास कोड है। ठीक। अब जैसे ही मैंने इसको रीड करवाया, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि जी हमारा भी एक क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि दो डाटा फ्रेम्स बनाए जिनमें सिर्फ वही वैल्यूज हों जो कि बेल्जियम और यूएसए की है। मैंने इसको हेड करा के देखा कि किस तरह से ये डाटा मेरे पास। अब यहाँ पे अननेम्ड इज इक्वल टू जीरो का क्यों कॉलम आ रहा है? Anyone? मैम वो उस उस पे कॉलम का वो नंबरिंग है ना, इंडेक्स होगी जो हमारे डाटा फ्रेम की बात होती है पहले से सीएसवी फाइल में, तो उसे अननेम टू के टाइम्स मैम कॉलम आ के रहा है ना थ्रू। उसका इंडेक्स, टू टाइम्स आ रहा है तो उस वजह से वो शायद होगा। हाँ जी, टू टाइम्स क्यों आ रहा है? ये सर हमजा बता रहे थे, क्या बता रहे थे आप? मैम एक सीएसवी फाइल की अपनी इंडेक्सिंग है ना, और एक जो पांडास ने की है फाइल रीड करते जी, वक्त। ठीक है, यस दैट्स गुड। तो इसी वजह से ये अननेम का कॉलम आ रहा है, तो हम इसको किस तरह से रिमूव करवा सकते हैं? मैम ड्रॉप कर दें कॉलम को। हाँ, कॉलम को ड्रॉप भी किया जा सकता है, या फिर हम एक तरीका ही कर रहे थे कि जैसे हम इंडेक्स यहाँ पे ही एक फंक्शन दे रहे थे, एट्रीब्यूट इसका एक होता है, वो अगर किसी को याद है। लेकिन वो इसलिए मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो डाटा फ्रेम का जो था ना इंडेक्सिंग उसको ले रहा था। लेकिन यहाँ पे जो डाटा फ्रेम की इंडेक्सिंग है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है बिकॉज वो वन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स इज इक्वल टू सेट इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स करूँगी तो उससे रिस्पेक्टिवली यहाँ पे चेंजेस आएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे सेट इंडेक्स अगर फॉल्स करती तो इसने अपनी इंडेक्सिंग को जो है ना 0 1 2 3 ये छोड़ देनी थी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मैंने सब सेट ही लेना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले से। ठीक है। तो क्योंकि एज अ कॉलम ही इंडेक्सिंग वो बाय डिफॉल्ट वाली ही, जब तक ये वाली है ना सेट हुई भी, तो यही यूज़ करेगा जो जीरो से स्टार्ट हो रही है, जो बाय डिफॉल्ट है। वो इसको सिर्फ एक कॉलम के तौर पे ले रहा है, ये इंडेक्सिंग के तौर पे नहीं ले रहा जो डाटा फ्रेम की अपनी आई है 1 2 3 से। ठीक। तो इस कॉलम को वैसे यस हम ट्रीट करवाने के लिए ड्रॉप भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए उस पर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी हमने सबसेट ही लेना है, तो अभी फिलहाल के लिए उस पर देखते हैं। सो फिलहाल हमारा ये जो मेजर कंसर्न था वो ये था कि मैं कंजप्शन का जो कॉलम नेम है, ठीक है, इस डाटा में ये मेरा काम ये मेरे से रेलिवेंट है, और मैंने इसमें से बेल्जियम और यूएसए यानी जो ये कंट्रीज के कॉलम में अर्जेंटीना अल्फाबेटिकली लिखा हुआ था, अर्जेंटीना ये वाले पहले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें लेटर ऑन बेल्जियम और यूएसए वाले हैं, तो यानी कंट्री के कॉलम में से सिर्फ दो वैल्यूज लेनी है, यूएसए और बेल्जियम वाली, ठीक है। और फिर उनका मैंने कंजप्शन के कॉलम का मीन और मीडियन लेना। ठीक। सो अब यानी बेल्जियम का मैंने अगर डाटा फिल्टर आउट करवाना है तो मैं कैसे करवा सकती हूँ? मैंने एक नाम वेरिएबल दे दिया बीई, बेल्जियम का कंजप्शन, ठीक है। यानी मुझे ये दो कॉलम्स जो है ना, कंट्री का और कंजम्पशन का, ये दो मेरे से रेलिवेंट है क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मुझे जो सबसेट बनाना है वो इन दोनों कॉलम मतलब के कंट्री, सिर्फ कंट्री के दो वैल्यूज का
और उनकी से रिस्पेक्टिव जो उनकी कंजम्पशन वैल्यू है उसका बनाना है। तो अब मैं इसको कैसे करूँगी? क्वेश्चन समझ आया ना, या मैं रिपीट करूँ? मीन्स यस। हमने कंजप्शन लेनी है सिर्फ बेल्जियम और यूएसए की। हाँ जी, अभी फिलहाल डाटा सेट में सारे कंट्रीज की आ रही है, लेकिन हमने अब सिर्फ वो रो सिलेक्ट करनी है जिसमें सिर्फ बेल्जियम और यूएसए हो। ठीक है, तो उन्हीं की रिस्पेक्टिव ये सारी वैल्यूज आ रही होंगी और कंजप्शन की आ रही होगी। ठीक है, तो हमने सिर्फ कंजप्शन और कंट्री वाले कॉलम ने आप सब सेट लेना है कि जिसमें यही दो जस्ट वैल्यू दो कॉलम्स हो हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसे कैसे कर सकती हूँ? जी। हम दोनों के अलावा डाटा ग्रुप फ्रेम बाय। बना के। हाँ जी, दोनों के अलग से बना रहे हैं फिलहाल। फिलहाल दोनों के अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ कि पहले बेल्जियम का और फिर यूएस के लिए अलग से दो अलग वेरिएबल्स असाइन है। तो हम भी इसी तरह कर लेते हैं, हम एक इकट्ठा नहीं बना रहे, दो अलग अलग बना लेते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट। ग्रुप बाय का यूज़ हो भी सकता है, लेकिन वो ज़्यादा इसलिए होता है कि हम, हाँ, ग्रुप बाय वो पहले ही था जब हम इकट्ठे मतलब दो कॉलम्स के साथ कर रहे हैं, लेकिन अब ज़रा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया कि हमने अलग अलग कंट्री वाइज देखना है, मतलब बेल्जियम का अलग और यूएसए का इसने अलग वेरिएबल दिया हुआ है। तो अब मैं कैसे कर सकती हूँ? मतलब अगर मुझे बेल्जियम का ही सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने साइन किया कि जोन सा कंट्री के कॉलम बेल्जियम है, सिर्फ उसके कंजम्पशन की वैल्यू हो मेरे पास। मैम पार्ट ऑफ फंक्शन से हम डाटा फ्रेम नहीं बना लेंगे ना, कंट्री का कंजप्शन के कॉलम को इधर से एक्सट्रैक्ट। यस, ठीक है। और एक और हम इसमें मज़ीद अगर मैं इजी करूँ तो हम बाकी सारा एज इट इज़ ही रहने दें, क्योंकि वो हमने किया भी हुआ है कि बाकी सारा मैं एज इट इज़ रहने दूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं कंट्री के कॉलम को देख रही हूँ, तो अब और भी ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगी? लाइक बिल्कुल hello, इस तरह की। ओके, चलें इसको मैं, अगर मुझे सिर्फ अभी फर्स्ट स्टेप पे अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ वो वाले कंट्रीज लेने हैं जो कि बेल्जियम वाले हैं, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि मैं वो डाटा फ्रेम लूँगी। ठीक है, और उसमें से उस डाटा फ्रेम के अंदर से ये बेल्जियम का लेने के लिए कौन सा कॉलम मेरे लिए रेलिवेंट है? कंट्री। कौन सा कॉलम? यस, कंट्री का नेम लिखूंगी। राइट। अब कंट्री के नेम से जैसे सर ने भी ये भी बताया था कि हमने यही वाली वैल्यूज लेनी है, तो मैं इसे फिल्टर करवा सकती हूँ। राइट, तो मैं कह दूंगी कि इक्वल टू, यानी वो चेक करें कि वो सिर्फ वो वाली वैल्यूज जिनमें बेल्जियम है। ठीक है, सो आई इस जैसे इसने लिखा कैपिटल में हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली इसने यूं ही लिखा होगा। तो क्या अब ये मुझे दे देगा वैल्यू बेल्जियम कंजप्शन की? यानी सिर्फ ये वो रोज दे जो कि जिनमें कंट्री बेल्जियम है। फिलहाल मैं सिर्फ ये देख रही हूँ, मतलब इसी तरह से ही डाटा है, लेकिन सिर्फ वो रोज आए जिनमें सिर्फ बेल्जियम कंट्री में आ रहा है। तो क्या ये मुझे ये दे देगा? हम्म, जी याद है। आएगी वैल्यू ये? ओके, सो अच्छा चलिए, अगर मैं इसको अलहदा से प्रिंट करवा के देखूँ यहाँ पे अलहदा कोड में, और मैं यहाँ पे कहूँ पी जी ई, मैम आएगी। आएगी? चलो देखते हैं। ये देखें, हेड करवाया, यानी इसी को ही अगर मैं चेक करवाऊंगी तो ये देखें, अब वो दे रहा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो जो हम चाह रहे थे क्या ये वो हुआ? यानी मैं चाह रही थी कि सिर्फ वो रोज आए जिनमें कंट्री के कॉलम में बेल्जियम है, तो ये मुझे क्या दे रहा है?
मैंने उसे कहा कि फूड कंजप्शन के कॉलम में से कंट्री वाला वैल्यू चूज करो, सॉरी फूड कंजप्शन के डाटा फ्रेम के अंदर से कंट्री का कॉलम चूज करो, और उस कंट्री के कॉलम में से अ, वो वैल्यू सिर्फ निकालो जो कि बेल्जियम वाली है। ठीक है। तो इसने मुझे, जब मैंने हेड करवाया उस वेरिएबल को, तो इसका मतलब है वो जो मुझे वैल्यूज रिटर्न कर रहा है वो किस फॉर्म में है? वो रो वाइज बता रहा है, फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे कुछ ट्रू भी होंगी क्योंकि शुरू वाली हमने देखा था कि है ही अर्जेंटीना की। ठीक है। तो उसने देखा कि अर्जेंटीना वाली बेल्जियम नहीं है, तो जहाँ पे बेल्जियम नहीं है उसने वहाँ पे फॉल्स किया। तो जैसे ही बी वाला स्टार्ट होगा ना, तो मैम वहाँ पे साथ वो, एनपी ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी एनपी डॉट। तो एनपी से भी क्या फर्क पड़ेगा? एनपी डॉट करती हूँ, लाइक यहीं पे करती हूँ बल्कि इसी को यहाँ पे, यानी आप कह रहे हैं एनपी डॉट कर दूँ, सो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एनपी डॉट करने का तो मतलब ये हुआ कि मैं इस लाइब्रेरी का कोई फंक्शन आगे बताने लगी हूँ, तो ये फंक्शन थोड़ी है, ये तो डाटा सेट आगे बता रही हूँ, तो ये तो एरर दे देगा। देखें, राइट, वो कह रहा है कि numpy के कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब वो तो समझेगा कि मैं कोई एट्रीब्यूट कोई फंक्शन इसको बताने लगी हूँ। ठीक है। numpy की लाइब्रेरी को डॉट से मैं जब कॉल कर रही हूँ, तो numpy के जो, जैसे numpy डॉट मीन है, मीडियन है, या numpy की जो अपनी जो उसकी फंक्शंस हैं बिल्ट इन, ठीक है, जो numpy की, वो मैं उसको कॉल कर रही हूँ जैसे। लेकिन यहाँ पे तो मैं डाटा सेट दूंगी, तो एट्रीब्यूट एरर आएगा। सो बेसिकली इसमें ये चीज़ देखें कि उसने, ये जो, ये वाली जो मैंने सबसेट अग्रिस्ता से निकाल रही हूँ ना, तो ये सिर्फ मुझे एक मास्क क्रिएट कर रहा है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि क्या, हाँ, अगर ये वैल्यू सही है, बेल्जियम के इक्वल है, तो देन ट्रू, अगर नहीं है तो ये फॉल्स। लेकिन ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रिंट करके दे रहा कि जो ट्रू वाली वैल्यूज है वो प्रिंट आ जाए। तो उसके लिए मैं शुरू में भी एक डाटा फ्रेम का नेम प्रिंट करवाऊंगी, यानी मैं पहले बताऊंगी कि इसके ऊपर ये वाला मास्क अप्लाई करो, यानी ये वाला मास्क फूड कंजप्शन के ऊपर अप्लाई करो। ये पूरा जो है एक एज अ मास्क एक्ट करेगा, ठीक है, जो कि ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। और फिर जो सी ट्रू वैल्यू होगी फूड कंजप्शन में से, वही वाली वैल्यू ट्रू वाली बनेगा, और फिर वो उसे प्रिंट करवा देगा। सो इस तरह से हम सब सेटिंग करते हैं। तो ये, अब उसने अब उसने उसमें से फूड कंजप्शन की डाटा में से वो वाला मास्क अप्लाई करके एक फिल्टर के तौर पर ना एक उसे दिया है, और फिल्टर में जो फिर ट्रू वाली वैल्यूज थी ना कंजप्शन के अंदर से, वो प्रिंट करवाई हैं। तो अब उसने देखे बेल्जियम वाली वैल्यूज नहीं है। गॉट इट? ठीक ठीक है मैम। यस। सो वैसे तो ये वाली प्रैक्टिस हम लोगों को करनी चाहिए थी, जो हमने पांडास की मैनिपुलेशन वगैरह की थी। और मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ असाइनमेंट तब दी भी थी, लेकिन खैर एनी हाउ, सो इट्स अ गुड रिवीजन के याद रहे। सो इस तरह से अब हमारे पास ये वाला एक सही वाला बेल्जियम का हो गया। सो सेम इसी तरह से हमने यूएस का भी करना है। सो यूएस में अब लिखवाएं कि मैं कैसे लिखूंगी? जी। फूड कंजप्शन यस, फूड कंजम्पशन। इनटू फूड कंजम्पशन यस। कंट्री डबल इज इक्वल टू यूएस। ओके, सो यहाँ पे ये यूएस इस तरह से लिखा हुआ, चलिए कोटेशन मेक कर दिया मैंने। सो अभी मेरे पास यूएसए कंजम्पशन का भी आ गया। यूएस कंजप्शन। राइट, ठीक है ये। अगर मैं इसको चेक भी कर लूँ यहाँ से, जैसे मैंने ऊपर बेल्जियम का किया, तो सॉरी, नॉट ओनली कोड, तो यानी वाकई में कंट्री यूएसए की रोज दे रहा है मुझे, अगर मैं कंट्री का कॉलम देख रही हूँ, सो दैट्स फाइन, राइट, बिल्कुल ठीक कोड है हमारा। ओके। अब नेक्स्ट आगे क्या करना है? अब नेक्स्ट मुझे सिर्फ जो बेल्जियम के और सिर्फ जो यूएस के, ये जो मैंने निकाले हैं, इनके मीन और मीडियन निकालने हैं। तो अब मैं कैसे निकालूंगी मीन और मीडियन के लिए?
मीन और मीडियन की मैंने कंजप्शन का मोड, मीन और मीडियन किसका निकालना है, यानी बेल्जियम वाले में से भी मैंने वो निकालना है जो कि, ओके। तो यानी कि जो यूएसए कंजम्पशन का था, मैं अगर उसमें से दोबारा एक दिखाऊं हेड करवा के, सो यूएसए कंजम्पशन, इसमें अगर मुझे मेन कंजप्शन देखनी है अमेरिका वालों की, ठीक है, अमेरिकन पीपल की, कि ये उसने बेसिकली डाटा दिया हुआ है पर पर्सन, राइट। ये तो सारे पर्सन्स का डाटा उसने गिवन है, ठीक है, और जो सो ऑन जा रहा है सिर्फ इसने कुछ बताई है वैल्यूज। तो इसमें से मैंने क्या दिखानी है, मैंने वो वाली वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, कंजम्पशन की। मैंने कंजम्पशन, यानी ये जो कंजम्पशन का कॉलम है, ये मेरे से कंसर्न है कि मैंने इसमें से मीन कंजम्पशन या मीडियन कंजम्पशन निकालनी है। तो ये जो कंजम्पशन है मेरे पास, ये मैंने देख लिया कि ये न्यूमेरिकल डाटा ही है, यानी कि मैं इस पे मीडियन और मीन निकाल सकती हूँ। सो मैं कौन सा फंक्शन अप्लाई करूँगी, कैसे निकालूंगी? ये तो जस्ट मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है, कि मीन कंजम्पशन इतनी है, मीडियन कंजम्पशन इतनी है, लेकिन अब मेजर जो मैंने इसमें कोड अप्लाई करना है वो कैसे होगा? फूड कंजप्शन इनटू एक मिनट, कंजम्पशन, ये तो हम वो उसका नाम तो बाकी बताएं, मैम ये पहले बाकी हम भी बताएं। लाइब्रेरी लाइब्रेरी कॉल करेंगे, फिर उसके बाद मेन का फंक्शन, फिर उसके बाद बीई कंजप्शन। इनके बेल्जियम की निकालनी है, तो हमने जो बेल्जियम का उसको दिया ओके, है, तो बीई कंजप्शन। ठीक है, यानी मैं भी कंजम्पशन कर दिया, ओके। मैम इसके अंदर फिर हम कॉलम का करेंगे, फिर हम कौन, जैसे ऊपर कंजप्शन का ना, तो कॉलम अच्छा, कॉल कर लेंगे ब्रैकेट्स में। ठीक है, यानी कि मैं फूड कंजप्शन रहने दूं, कि फूड कंजप्शन को रखना है? जी मैम। रखना है फूड कंजप्शन को? नो मैम, ओके, चल। क्योंकि हमने चेंज पहले से चेंज कर दिया ना बी कंजप्शन का। हाँ, क्योंकि हमारा वो कंसर्न नहीं है अब, ठीक है, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ अब बेल्जियम का निकाला ही इसलिए था कि मैं सब इसको डील करूँगी, बेल्जियम की ही वैल्यूज आएंगी। तो फिर अब मैं अपडेटेड जो मेरा डाटा फ्रेम है, मैं जस्ट उसको ले रही हूँ, ओके। सो इसमें अब मैं क्या पास करवा रही हूँ? मैम कॉलम नेम कंजप्शन। कंजम्पशन, ओके। सो अभी आएगा, सही थे आंसर? यस ठीक है, मैम, ऐसे आई ही कर थिंक रहे ठीक थे, है। ओके, दैट्स गुड। जी, बाकी बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उनको समझ आ रही है? यानी कि मैंने मेन निकालना है, तो मैंने np डॉट मेन किया, ठीक है, और उसमें से मैंने वैल्यूज जो पास करवाई हैं, राइट। अब np डॉट मीन एक फंक्शन है, तो वो ब्रैकेट्स फिर पेरेंथेसिस में आएंगे, ठीक है, फंक्शन को जब मैं कॉल करती, तो फिर उसके बाद ब्रैक पेरेंथेसिस लिखी, ठीक है, और उस पेरेंथेसिस में मैंने अपना कौन सा डाटा सेट है जिसका कॉलम, जिसका किस कॉलम का मैंने मीन निकालना है, राइट। तो उस कॉलम को एक्सेस करवाने के लिए उसका कंसर्न पहले डाटा सेट दूंगी, ठीक है। डाटा सेट क्या है? बेल्जियम कंजम्पशन, बेल्जियम कंजम्पशन वाला। और उस बेल्जियम कंजम्पशन के डाटा सेट में से मैं कह रही हूँ कि जो कंजम्पशन का कॉलम है उसका मीन निकालना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था जो स्लाइड्स में भी कि हम कॉलम को डायरेक्टली करेंगे तो उसको नहीं समझ आएगी कि कौन सा कॉलम है, कहाँ से लेना है। तो मैं पहले उसे बताऊंगी कि बेल्जियम कंजम्पशन जो सा डाटा सेट मैंने भी ये बनाया है, ठीक है, और उसमें जो वैल्यू है उसमें से सिर्फ वो वाली वैल्यूज देखनी है जो कि कंजम्पशन के कॉलम में, कंजम्पशन का कॉलम ये वाला उठाना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे यूएस में है वैसे बेल्जियम में भी है, ठीक है, तो वही वाला कॉलम मैंने लेके उसका कंजम्पशन के कॉलम का मीन इस तरह से मुझे आ जाएगा। तो सेम मैं इसमें से इसका मीडियन भी ऐसे ही निकाल सकती हूँ, राइट।
सो मैं इसमें से ही यूं कॉपी पेस्ट करती हूँ जरा, बस थोड़ा सा चेंज करती हूँ, यहाँ पे मीडियम लिख देना। ठीक है, तो ये मुझे मीडियन बता देगा, ऐसे ही है। जी और जी मैम। ओके, और यूएसए के केस में भी उसने कहा है कि जो कंजम्पशन का मीन और मीडियन बताओ, तो वो कैसे आएगा? मैम सेम आएगा, लेकिन बेल्जियम की जगह से आ जाएगा। यस, तो यहाँ पे जो अब जो, क्योंकि मैंने सबसेट बनाया हुआ था यूएसए वाला, तो मैंने अब उसे जो यूएसए, ठीक है, वो वाला डाटा फ्रेम दे दिया कि यूएसए कंजम्पशन वाला डाटा फ्रेम यूज हो। ओके, और जो इसमें ये थोड़ी सी वैल्यूज ज़्यादा। ओके, नाउ इट्स फाइन। सेम इसी तरह से मैं मीडियन भी निकाल सकती हूँ, राइट। सो अब इसको देख के सर बताएं, यहाँ तक समझ आ रही है सबको? बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं खामोश हैं। ओके, मैं महानूर, ये ठीक जा रहा है Yes, सारा? समझ आ रही है ना yes, यहाँ पे? इजी है? ओके, yes, बाकी सब? जी मैम आशा। यस मैम, क्लियर है। Thank you. दैट्स गुड। और बस सर उस्नैन भी हैं, सर शहराज हैं, सर रेहान भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी ओके, मैम, समझ आ गया। दैट्स गुड। चले चले, मैं इसको रन करती हूँ, देखते हैं क्या आता है। ऑलराइट, तो हमारे पास मेन कंजम्पशन, मीडियन कंजम्पशन, ठीक है, बेल्जियम की जैसे मैंने ये स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करवाया था, ठीक है, और कोमा कोमा लगाया बिकॉज स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक वेरिएबल में पास करवाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान में कोमा अगर नहीं लगाऊंगी तो डेफिनेटली एरर देगा, उससे नहीं पता चलेगा कि इन दोनों को कंकेटिनेट करना। ठीक है, तो ये मैंने np डॉट मीडियन से जिस तरह से वैल्यू निकलवाई थी वो सारी इस तरह से आ रही हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इजी है, ठीक। अब इसी तरह से इसका जो है ना, नेक्स्ट एक दूसरा टास्क है कि वो कह रहा है कि जो फूड कंजम्पशन था डाटा सेट, इसमें से जो सबसेट की हुई है रोज, जिसमें बेल्जियम और यूएसए है, ग्रुप द सबसेटेड डाटा बाय कंट्री। ठीक है, अब मैंने कंट्री वाइज ग्रुप करके सिर्फ कंजम्पशन का कॉलम सेलेक्ट करना है। यानी कि अब जैसे मैं पहले बता रही थी कि बेल्जियम और यूएस इकट्ठा, लेकिन पहले हमने ज़रा बेल्जियम और यूएस की अलग अलग सबसेट्स बना लिए, ठीक है। अब इन दोनों को मैं, जैसे सर हुसनैन ने बताया था, ये बिल्कुल ठीक था कि अब मैं इधर ग्रुप बाय कर सकती हूँ। जी, तो ये वाला अब जो टास्क है ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, बल्कि मैं नोटबुक शेयर कर दूंगी, तो इसमें से जो सेकंड वाला टास्क है और थर्ड वन भी, ये ज़रा आप घर से करके आएंगे। हिस्टोग्राम प्लॉट करना इज़ द इजी वन, राइट, एज वेल। अगर मुझे हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो डॉट हिस्ट ही लगाना है, ठीक है, और कैसे शो करवाना है ये आपने यहाँ पे करना है। तो ये मैं कल आपसे देख लूंगी, या फिर हम इसे कल डिस्कस कर लेंगे, असाइनमेंट में आप कर लेंगे घर जाके यहाँ पे। ठीक सिर्फ है ये दो मैम। है। हम्म, ठीक। तो फिर कल हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दो मैं टास्क आपको शेयर कर दूंगी स्लैक पर अभी थोड़ी देर में, सो यू कैन गो थ्रू दैट। ठीक है। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन या सजेशन? 1 मिनट है हमारे पास। जी, किसी का कोई क्यूरी है या कोई सजेशन है तो वो भी अच्छा। एक मैंने आपसे पूछना था कि अच्छा, ये मीटिंग एंड नहीं करनी, 1 सेकेंड, जस्ट मुझे एक चीज़ बतानी है कि यहाँ पे कितने लोगों ने वो डाटा कैंप का किसी ने स्नैप पे